अपना टॉपिक चल रहा है, लेसन नंबर 4 है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत। प्राणी जगत के अंदर हमने इससे पहले वाली क्लास के अंदर संघ, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज अपना जो फाइलम है वो है सिलेंटेटा, या इसको निडेरिया भी कहते हैं। सिलेंटेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस संघ के जो जीव होते हैं उनके अंदर एक द्विस्तरीय मुख्य गुहा पाई जाती है, मुख्य गुहा पाई जाती है जिसे हम क्या कहेंगे? सिलेंट्रॉन कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलेंट्रॉन कहते हैं। यानी सिलेंट्रॉन गुहा पाई जाती है, द्विस्तरीय होती है, दो स्तरों से निर्मित होती है। और इस गुहा की उपस्थिति के कारण ही ल्यूकोट नामक वैज्ञानिक ने इस संघ का नाम सिलेंटेटा रखा। क्या रखा? सिलेंटेटा नाम दिया। यानी अब इससे पहले जीवों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कैविटी नहीं थी, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था नाल तंत्र पाया जाता है। जबकि सिलेंटेटा के अंदर इनकी जो मुख्य विशेषता है या इस संघ का जो नाम है वो उस द्विस्तरीय गुहा के आधार पर रखा कि इस गुहा को सिलेंट्रॉन कहा जाता है। और ल्यूकोट ने क्या कह दिया कि इसका नाम, इस संघ का नाम है वो सिलेंटेटा रखा। फिर इसका जो शरीर होता है, इसकी हम कहेंगे शरीर के बाह्य स्तर पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। विशेष कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं जिसको हम दंश कोशिका कहते हैं। ये याद रखना, क्या कहते हैं? दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट कहते हैं। नीडोब्लास्ट कहा जाता है। और इस दंश कोशिका या नीडोब्लास्ट की उपस्थिति के आधार पर हैचेक ने इस संघ का नाम क्या रखा? निडेरिया रखा। इस संघ का नाम निडेरिया रखा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि भाई सिलेंट्रॉन जो गुहा पाई जाती है उसके आधार पर ल्यूकोट ने इसे सिलेंटेटा नाम दिया, जबकि दंश कोशिकाओं की उपस्थिति के आधार पर या जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं के आधार पर इस संघ का नाम क्या रखा गया? निडेरिया रखा। पूछ लिया जाता कि भाई किस संघ के जीवों के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे दंश कोशिकाएं जो होती हैं वो सिलेंटेटा संघ के जीवों में पाई जाती हैं, जिसको नीडोब्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो इस संघ के अंदर हम कहेंगे विशेष है कि भाई इस संघ का नाम सिलेंटेटा क्यों रखा। और इस संघ के अंदर भी कितनी जातियां पाई जाती है? लगभग 10,000 जातियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10,000 जातियां पाई जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इस संघ के मुख्य लक्षण क्या क्या है, जिसके आधार पर जीव, ऐसे जो जीव है लक्षणों के आधार पर जिनको हम सिलेंटेटा के अंतर्गत रखते हैं। तो सबसे पहले अपन मुख्य लक्षणों की बात करते हैं। मुख्य लक्षण, स्पेशल या मेन जो कैरेक्टर जो होते हैं, ये जो सभी जीव जो होते हैं, अधिकांश जीव है वो समुद्रवासी होते हैं। समुद्रवासी होते हैं यानी लवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले होते हैं। परंतु कुछ जो होते हैं वो स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं। जैसे हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा
यह स्वच्छ जलीय प्राणी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकांश मैक्सिमम जो जीव होते हैं वो मैराइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं, समुद्री जल में उपस्थित पाए जाते हैं या लवणीय जल में पाए जाते हैं, जबकि कुछ है वो स्वच्छ जलीय या अलवणीय जल में उपस्थित रहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल ले लिया, हाइड्रा जो होता है यह स्वच्छ जलीय सिलेंट्रेट है या स्वच्छ जल में पाया जाता है। फिर हम कहेंगे ये जो जीव होते हैं ये एकल या निवही के रूप में उपस्थित होते हैं। पढ़ चुके हैं एकल का मतलब कि भाई ये जीव है वो या तो अकेला रहता है या विभिन्न प्रकार के समूह के अंदर पाया जाता है। ये स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं, स्वतंत्र जीवी या स्थानबद्ध भी हो सकते हैं, स्थानबद्ध। ठीक है, स्वतंत्र जीवी का मतलब क्या हुआ कि ये जो जीव होते हैं ये अकेले जल के अंदर तैरते रहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन निभा के भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट करते रहते हैं। जबकि स्थानबद्ध का मतलब होता है कि ऐसे जो जीव होते हैं वो किसी स्थान या किसी आधारी भाग से चिपके रहते हैं, जो फिक्स होते हैं, स्थिर होते हैं। फिर इन जीवों के हम यदि शारीरिक संगठन की बात करते हैं, शारीरिक जो संगठन होता है वह शारीरिक संगठन है वो उत्तक प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? उत्तक प्रकार का, यानी उत्तकीय स्तर पाया जाता है। जैसे हमने शुरुआत के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जीव का जो शारीरिक संगठन है वो प्लाज्मिक लेवल है, प्रोटोप्लाज्मिक यानी जीव द्रव्य स्तर है, या कोशिकीय स्तर है, या उत्तकीय स्तर के होते हैं। तो ये जो है ना ये उत्तकीय स्तर के जीव होते हैं, टिश्यू लेवल पाया जाता है। यानी यहाँ तक के पहुंचते जीवों के अंदर क्या होती है, कोशिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती है, समान संरचना तथा समान कार्य करने वाली जो कोशिकाएं होती हैं वे कोशिकाएं मिल जाती हैं, और ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, उत्तकों का निर्माण करती हैं, यानी उत्तक के स्तर का निर्माण कर लेती हैं। फिर अपन बात करते हैं कि ये जो जंतु होते हैं या इस संघ के जो जीव होते हैं ये द्विस्तरीय होते हैं, या हम कहेंगे द्विकोरकी होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अर्थात हम कहेंगे कि इनके अंदर दो जनन स्तर पाए जाते हैं, द्विजनन स्तरीय भी कह सकते हैं। अर्थात इनमें दो जनन स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से जनन स्तर होते हैं? बाह्य एक्टोडर्म होता है, और फिर एक्टोडर्म एंड एंडोड्रम, एंडोड्रम, ये दो जनन स्तर पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना। द्विस्तरीय होते हैं, द्विकोर की होती हैं। यदि तीन जनन स्तर बनते हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिकोर की कहते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? त्रिकोर की कहेंगे। तो सिलेंट्रिटा संघ के जो जीव होते हैं ये द्विस्तरीय होते हैं, एक्टोडर्म व एंडोडर्म दो स्तरों से निर्मित होते हैं, और इन दोनों स्तरों के मध्य एक अकोशिक पदार्थ क्या पाया जाता है? मीजोग्लिया से भरा रहता है। मीजोग्लिया, मीजोग्लिया पाया जाता है, अकोशिकीय पदार्थ होता है। फिर हम कहेंगे कि ये जो द्विस्तरीय जो जीव होते हैं इनके आधारी भाग से, आधारी भाग से ऊपर की ओर क्या पाई जाती है? एक गुहा पाई जाती है, कैविटी बनती है। कोई भी जीव जैसे मान लीजिए ये जीव है तो इसमें मान लीजिए ये इसका आधारी भाग है, तो यहाँ पर इसमें एक गुहा पाई जाती है, कैविटी पाई जाती है, और इस गुहा को हम क्या कहते हैं? सिलेंट्रोन कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलेंट्रोन कहते हैं। ये कैविटी है जो इस भाग पर यहाँ पर एक छिद्र के द्वारा खुलती है,
ये इसके शीर्ष भाग पर, यानी यहाँ पर एक क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। इस छिद्र को हम क्या कहेंगे, मुख कहते हैं। यानी ये मुख एंड गुदा दोनों का कार्य करता, ध्यान रखना। इन जीवों के आधार भाग से शीर्ष तक एक गुहा पाई जाती है और इस गुहा को हम क्या कहेंगे, सिलेंटोन कहते हैं। जिसके आधार पर ही हमने कहा था शुरू में कि भाई संघ का नाम सिलेंटेटा रखा गया है। और ये गुहा है वो मुख व गुदा दोनों का कार्य करती है। और फिर हम कहेंगे कि इस मुख के चारों ओर क्या होते हैं, स्पर्शक पाए जाते हैं, टेंटिकल्स पाए जाते हैं। स्पर्शक टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो मुख को चारों ओर से घेरे रहते हैं। इस प्रकार मुख के चारों, जैसे हाइड्रा वगैरह अपन पढ़ते हैं, तो ये स्पर्शक क्या करते हैं, भोजन को तलाशने या पकड़ने के अंदर सहायता करते हैं। फिर आता है कि इसमें जो पाचन की प्रक्रिया होती है, पाचन जो होता है यह अंतःकोशिकीय व बाह्य कोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। ये ध्यान रखना कि सिलेंटेटा संघ के जीवों के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह अंतःकोशिकीय भी होती है और बाह्य कोशिकीय भी होती है। यानी केवल एक कोशिका के अंदर ही होती है। जैसे अब कहेंगे खाद्य धानियां बन जाती है, खाद्य धानी बन जाती है, फूड वैक्यूल बनती है। और खाद्य धानी के अंदर यदि हम कहेंगे पाचन की प्रक्रिया होती है, अंतःकोशिकीय हो जाएगी। और इनकी गुहा के अंदर जो सिलेंट्रोन पाई जाती है उसके अंदर भी पाचन की प्रक्रिया होती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बाह्य कोशिकीय पाचन कहते हैं। तो इस प्रकार ये जो इसके मतलब इन जीवों के जो लक्षण है शारीरिक जो उसको अपन पढ़ रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि इन जीवों के अंदर क्या होता है कि ये जो जीव होता है ये बहुरूपता दिखाते हैं, या हम कह सकते हैं कि द्विरूपी होते हैं, दो रूपों के अंदर पाए जाते हैं, जिसके कारण इन दोनों अवस्था को, यानी ये जंतु दो अवस्थाओं में होता है, दो अवस्था में होते हैं, दो अवस्थाओं में होते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, जीवक कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवक कहते हैं, जूइड्स कहा जाता है, जीवक या जूइड्स, ये ध्यान रखना। अब दोनों अवस्था कौन कौन सी है, एक तो है इसकी पोलिप अवस्था, पोलिप अवस्था, ठीक है, पोलिप। अब ये जो पोलिप अवस्था होती है यह बेलनाकार होती है, बेलनाकार, ठीक है। यानी इसके अंदर जो आने वाले जो जीव होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। शुरू के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि इस संघ के जीव स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, स्थानबद्ध भी होते हैं। तो जिनमें पोलिप अवस्था वाले जीव होते हैं वो आकार में बेलनाकार होंगे, और कैसे होंगे, ये स्थानबद्ध होते हैं। कैसे होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं। ये इनकी अलैंगिक अवस्था होती है। कौन सी होती है, अलैंगिक अवस्था होती है, अलैंगिक अवस्था। एग्जाम्पल इसका पढ़ सकते हैं हम, हाइड्रा, क्या पढ़ सकते हैं, हाइड्रा, ठीक है। एक और है एडम्सिया, ये भी मतलब इसका ही एग्जाम्पल है। ये जीव जो होते हैं ये आकार में बेलनाकार होते हैं। ये आकार में कैसे होते हैं, बेलनाकार होते हैं, और हम कहेंगे स्थानबद्ध होते हैं। बेलना, इनका यदि हम डायग्राम बनाएं तो ये इस प्रकार के बेलनाकार आकृति के होते हैं, ठीक है। यहाँ पर मुख पाई जाता है, ये स्पर्शक होते हैं, और ये इनकी अलैंगिक अवस्था होती है, एसेक्सुअल फेज होती है, ठीक है। दूसरी जो इसकी अवस्था होती है वो होती है इसकी मेड्यूसा। कौन सी होती है, मेड्यूसा। ये जो मेड्यूसा अवस्था होती है ये छत्राकार होती है। कैसी होती है, छत्राकार होती है,
स्वतंत्र जीवी होती है, स्वतंत्र जीवी होती हैं, ये इनकी लैंगिक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? लैंगिक अवस्था होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मेडुसा है वह छत्राकार, छत्री के आकार की होती है, यानी हम इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, इस प्रकार आकृति की, छत्री के नुमा, अम्ब्रेला जो होता है ना, अम्ब्रेला, तो इस प्रकार के जो जीव होते हैं इनमें हम कहेंगे कौन सी अवस्था पाई जाती है? ये मेड्यूसा अवस्था होती है, छत्राकार होते हैं, स्वतंत्र जीवी होते हैं। उदाहरण के लिए हम इसका ले सकते हैं ओरिलिया, उदाहरण के लिए क्या सकते हैं? ओरिलिया। तो ये इस प्रकार अपन कहेंगे ओरिलिया जो जीव होते हैं तो वे मेडुसा अवस्था के अंदर होते हैं, यानी ये हम कहेंगे एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं, और इसमें लैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन होता है मुकुलन के द्वारा, ध्यान रखना, इनमें लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है। लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों के संलयन के द्वारा होता है, युग्मक जुड़ते हैं, मेल गेमिट्स एंड फीमेल गेमिट्स, जबकि अलैंगिक जो जनन होता है वो मुकुलन के द्वारा होता है, जिसका स्पेशल उदाहरण हम हाइड्रा के अंदर पढ़ते भी हैं। और इसके अलावा इसमें पीडी एकांतरण भी पाया जाता है, जिसको मेटाजेनेसिस कहा जाता है। पीडी एकांतरण, यानी पीडी एकांतरण का मतलब होता है कि एक बार पोलिप अवस्था के अंदर अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक जनन के द्वारा इसमें मेडुसा अवस्था बन जाती है, और मेडुसा अवस्था में जब वापस लैंगिक जनन होता है तो उस लैंगिक जनन से किसका निर्माण हो जाता है? हम कहेंगे वापस पोलिप अवस्था बन जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो द्विरूपी होती है, जूइड्स होते हैं, जीवक जो होते हैं, इनमें दो अवस्थाएं पाई जाती है। पहली पोलिप अवस्था, पूछ लिया जाता है कि सिलेंड्रेटा संघ के अंदर कौन सी अलैंगिक अवस्था है, तो पोलिप। लैंगिक अवस्था कौन सी है? मेडुसा। दोनों में पीडी एकांतरण पाया जाता है। पोलिप अवस्था में अलैंगिक जनन हुआ तो मेडुसा अवस्था बन गई, मेडुसा में लैंगिक जनन हुआ तो वापस पोलिप अवस्था का निर्माण हो जाता है। जैसे हम उदाहरण पढ़ते हैं ओबिलिया, किसका उदाहरण पढ़ते हैं? ओबिलिया के अंदर इस प्रकार के पीडी एकांतरण पाया जाता है। फिर हम कहेंगे इसके में जो परिवर्तन होता है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, ध्यान रखना। परिवर्तन है, परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? हमें पता है कि भाई जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है, यानी भ्रूण, भ्रूण से लार्वा, लार्वा से वयस्क बनता है, तो वो अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है। तो इसमें एक लार्वा अवस्था पाई जाती है जिसका नाम है प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा पाई जाती है। जैसे पोरी फेरा के अंदर हमने पढ़ा था पेरेनकाइमुला लार्वा अवस्था पाई जाती है, एम्फीब्लास्टुला। वैसे के वैसे इनके अंदर जो लार्वा का नाम है वो कौन सी है? प्लेनुला लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कहेंगे इसमें ये जीव होते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा हो गया, एडम्सिया हो गया, ओरिलिया हो गया, ओबिलिया हो गया, एक पेनेटुला भी होता है। पेनेटुला एग्जाम्पल है जिसको समुद्री पैन कहते हैं, समुद्री पैन। ठीक है, इसके अलावा हम कहेंगे एक फाइसेलिया भी होता है, फाइसेलिया, जिसको पुर्तगाली युद्धपोत भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कुछ ऐसे जीव है जो इसके अंदर आते हैं। बाकी हम अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।